हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सोफ़ी का संसार बुक की, जो दर्शन शास्त्र की एक बेहतरीन किताब है, जो जस्टिन गार्डन द्वारा हिंदी में अनुवादित है। चलिए, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, जादुई टोपी। देखते हैं लेखक के विचार। अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमें चाहिए सिर्फ विस्मिक होने की अक्षमता। सोफ़ी को पक्का विश्वास था कि गुमनाम पत्र लेखक उसे फिर पत्र लिखेगा। उसने फैसला किया कि इन पत्रों के विषय में वह फिलहाल किसी से कुछ नहीं कहेगी। स्कूल में अध्यापकों द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करने में उसे काफ़ी कठिनाई आ रही थी। उसे लगा जैसे कि वे केवल फालतू विषयों पर ही बात कर रहे थे। आखिर वह इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि मानव होना क्या है, या कि दुनिया क्या है, कैसे अस्तित्व में आई? क्या किसी के पास इन प्रश्नों के उत्तर थे? सोफी ने महसूस किया कि विषय क्रियाओं को याद करने की तुलना में इन पर विचार करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अंतिम क्लास के बाद जैसे ही घंटी बजी, वह स्कूल से इतनी तेजी से बाहर आई कि जोआना को उसके साथ चलने में दौड़ना पड़ा। थोड़ी देर बाद जोआना ने पूछा, क्या आज शाम तुम ताश खेलना पसंद करोगी? सोफी ने कंधे उचका दिए। अब ताश जैसे खेलों में मेरी रुचि कहाँ? जोआना को इस पर आश्चर्य हुआ। ठीक है, ताश में रुचि नहीं है, तो चलो बैडमिंटन खेलते हैं। सोफी ने फुटपाथ पर टकटकी लगाकर देखा और ऊपर अपनी सहेली की ओर नज़र उठाई। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बैडमिंटन भी खेल पाऊंगी। मजाक मत करो। सोफी जोआना की वाणी में कड़वाहट का स्पर्श भांप गई। क्या तुम मुझे बताओगी कि वह क्या है जो अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया है? सोफी का पछतावा हुआ कि उसने जोआना के साथ सही बर्ताव नहीं किया, लेकिन उसके सिवाय वह कह भी क्या सकती थी? यह कि वह अचानक इस खोज में डूब गई थी कि वह समय कौन है, दुनिया कैसे बनी है, इसलिए अब उसके पास बैडमिंटन खेलने के लिए समय नहीं था। मेल बॉक्स खोला उसने अगले दिन। खोलते समय उसने अपने हृदय की तेज-तेज धड़कते हुए पाया। पहले तो उससे बैंक का एक पत्र और अपनी माँ के लिए कई बड़े ब्राउन लिफाफे मिले। "दत्तरी की," उसने कहा। वह तो उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी कि अज्ञात पत्र भेजने वाला उसे फिर पत्र लिखेगा। जैसे ही उसने गेट बंद किया तो एक बड़े लिफाफे में से एक पर उसे अपना नाम दिखा। जैसे ही उसे पलटा तो पीछे लिखा देखा, दर्शन शास्त्र का कोर्स, ध्यान से संभालें। सोफी बजरी बिछे रास्ते पर दौड़ती गई और अपना स्कूल बैग पैडियों में ही फेंक दिया। दूसरे पत्रों को पायदान के नीचे सरका कर वह दौड़ती हुई बाग के पीछे जाकर अपने गुप्त स्थान की शरण लेने चल दी। इतना बड़ा पत्थर खोलने के लिए यही एकमात्र ठीक जगह थी। सेरेकन उसके पीछे-पीछे दौड़ती चली आई, किंतु अब तक सोफी उसके इस व्यवहार की आदी हो चुकी थी। वह निश्चित थी कि बिल्ली कभी भी उसका रहस्य किसी को नहीं बता पाएगी। लिफाफे के अंदर टाइप किए हुए 3 पृष्ठ थे, जिन्हें एक क्लिप से जोड़ा गया था। सोफी ने पढ़ना शुरू किया। दर्शन शास्त्र क्या है? उसमें लिखा था, दर्शन शास्त्र क्या है? फिर ये सोफी, अनेक लोगों के अपने-अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई से कशीदकारी का काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएँ हैं। कुछ लोग केवल समाचार पत्र या कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी तरह ही उत्साहित होंगे। यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूँ, तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भी हो सकता है। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिसे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहाँ रहते हैं। हाँ, प्रिय सोफ़ी, तुम ऐसे पर्सन हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनमें निश्चय ही प्रत्येक की रुचि होनी चाहिए। निश्चित रूप से उन्हीं प्रश्नों के बारे में यह कोर्स है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यदि हम यह प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो भूखमरी का शिकार हो,
तो उत्तर होगा भोजन। यदि यही प्रश्न किसी ठंड से मरने वाले व्यक्ति से पूछने जाएँगे तो उनके लिए उत्तर होगा गर्माहट। यदि हम यही प्रश्न किसी ऐसे आदमी से करें जो अकेला अलग-थलग रहता है तो संभवतः उत्तर होगा लोगों की संगत और उनका साथ। किंतु ऐसी आधारभूत ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद भी क्या कुछ और भी है जिसे सब पाना चाहें, जिसकी सबको ज़रूरत है? दार्शनिक सोचते हैं कि ऐसा उनका विश्वास है कि आदमी केवल रोटी से ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, भोजन सबको चाहिए और सभी को प्यार और देखभाल भी। किंतु कुछ और भी है इस सबसे अलग जिनकी हम सभी को ज़रूरत है और वह है यह पता लगाना कि हम कौन हैं और यहाँ क्यों मौजूद हैं। हम यहाँ क्यों हैं? इस प्रश्न में रुचि लेना डाक टिकट इकट्ठे करने में रुचि लेने जैसा नहीं है। जो लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं वे सभी एक ऐसी चर्चा में भाग ले रहे हैं जो इस ग्रह पर उस समय से चली आ रही है जब से मनुष्य यहाँ रह रहा है। यह ब्रह्मांड या पृथ्वी और जीवन अस्तित्व में कैसे आए? यह प्रश्न इस प्रश्न से भी बड़ा और अधिक महत्वपूर्ण है कि पिछले ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसने जीते? दर्शन शास्त्र की ओर से बढ़ने या पहुंचने का सबसे बढ़िया रास्ता है कुछ दार्शनिक प्रश्नों को पूछना। दुनिया कैसे बनी? जो घड़ित होता है उसे क्या उसके पीछे कोई इच्छा या अर्थ है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हम इन प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? लोग इन प्रश्नों को युगों-युगों से पूछते आए हैं। दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं जिसमें इन प्रश्नों को कभी न कभी न उठाया गया हो। कि आदमी क्या है, दुनिया कहाँ से आई है? पूछने के लिए मूल रूप से बहुत अधिक प्रश्न दार्शनिक नहीं हैं। सर्वाधिक महत्व से के कुछ प्रश्न हम पहले भी पूछ चुके हैं, किंतु इतिहास हमें इनमें से प्रत्येक प्रश्न के अलग ढंग से भिन्न-भिन्न उत्तर प्रदान करता है। अतः उत्तर ढूँढने और पाने की अपेक्षा दार्शनिक प्रश्नों को पूछना कहीं अधिक आसान होता है। आज भी हर व्यक्ति को इन्हीं प्रश्नों के अपने निजी उत्तर खोजने हैं। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? मृत्यु के बाद जीवन है? आप इन प्रश्नों के उत्तर विश्व ज्ञानकोश में देखकर नहीं पा सकते और न ही विश्व ज्ञानकोश हमें यह बतला सकता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। यह जानकर कि अन्य लोगों के ने अपने विश्वास कैसे विकसित किए हैं, हमें सहायता मिलती है अपने जीवन दर्शन की रचना कर पाने में। 2000 से अधिक वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक हुआ था। उसका विश्वास था कि दर्शन शास्त्र का स्रोत मनुष्य की विस्मय करने की क्षमता में है। मनुष्य ने सोचा कि जीवित रहना ऐसा अद्भुत अनुभव है कि उससे दार्शनिक प्रश्न अपने आप उभरने लगते हैं। यह एक जादुई करिश्मा देखने की तरह है। हम समझ नहीं पाते कि यह कैसे होता है या किया जाता है, इसलिए हम पूछते हैं, कोई जादूगर 2 सफ़ेद रेशमी रुमालों को जिंदा खरगोश में कैसे बदल देता है? अनेक लोग दुनिया का अनुभव उसी अविश्वसनीयता से करते हैं, जैसे तब करते हैं, जब एक जादूगर टोपी को खोलता है और दिखाकर फिर दिखाकर फिर उसी में अचानक खरगोश निकाल देता है। खरगोश के मामले में तो हम जानते हैं कि जादूगर ने हमारे साथ कोई चाल खेली है। हम जानना यह चाहते हैं कि आखिर उसने इसे किया कैसे? किंतु जब दुनिया की बात आती है तो मामला थोड़ा भिन्न हो जाता है। हम जानते हैं कि दुनिया हाथ की सफाई का खेल या धोखा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हम सबका एक अंग है। वास्तव में हम वे सफ़ेद खरगोश हैं जिसे जादूगर द्वारा टोपी से बाहर निकाला जाता है। हमारे और सफ़ेद खरगोश के बीच इतना अंतर है कि खरगोश को मालूम नहीं होता कि वह एक जादुई खेल में भाग ले रहा है, जबकि हम महसूस करते हैं कि हम किसी गहन रहस्य का अंग हैं और यह जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। जहाँ तक सफ़ेद खरगोश की बात है, बेहतर यह होगा कि उसकी तुलना पूरे विश्व से की जाए। विश्व में हमारी स्थिति उन सूक्ष्म कीटाणुओं की तरह है, जो खरगोश के चिकने, रोएदार बालों में गहरे नीचे रहते हैं। किंतु दार्शनिक लोग सदैव ही फर के बारीक
रेशों के ऊपर चढ़कर जादूगर की आंखों में गहरे झांकने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं, सोफी क्या तुम अभी भी यही हो? शेष आ गया। सोफी थककर चूर हो चुकी थी। अभी भी यही हो? उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह लगातार उस पत्र को पढ़ती गई थी, एक पल भी सांस लेने लिए बिना। आखिर यह पत्र कौन लाया था? यह वह आदमी नहीं हो सकता जिसने हिडले मोलर नैन के लिए जन्मदिन वाला कार्ड भेजा था, क्योंकि उस कार्ड पर डाक टिकट और डाक की मुहर दोनों दोनों थे। ब्राउन लिफाफा मेलबॉक्स में बिल्कुल उसी तरह डाला गया था जैसे पहले दो सफेद लिफाफे। सोफी ने घड़ी की ओर देखा। 2:45 बजे थे। उसकी माँ तो अगले 2 घंटे से भी अधिक समय तक काम से घर पहुंचने वाली नहीं थी। सोफी रेंग कर बाग में लौट आई और मेल बॉक्स की ओर दौड़ पड़ी। शायद उसमें कोई और पत्र हो। उसे अपने नाम वाला एक और ब्राउन लिफाफा मिला। इस बार उसने इधर-उधर देखा, किंतु वहां कोई भी दिखलाई नहीं दिया। सोफी दौड़ती हुई जंगल के छोर तक जा पहुंची और रास्ते पर दूर तक नजर डाले। वहां कोई नहीं था। अचानक उसे ऐसा लगा कि जंगल में कहीं एक टहनी टूटी हो, किंतु वह पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कर सकती थी और यूं ही भी किसी ऐसे के पीछे दौड़ना बेकार था जो भाग जाने पर उतारू था। सोफी घर से चली आई, फिर जल्दी-जल्दी सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गई और बिस्किट्स वाला एक वह डिब्बा निकाल लिया जिसमें सुंदर-सुंदर नग रखे थे। उसने उन्हें फर्श पर डाल दिया और दोनों बड़े लिफाफों को टिन में रख दिया। फिर टिन को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़े हुए बाग में दौड़ गई। बाहर जाने से पहले उसने सेरेगन के लिए कुछ खाना रख दिया। किट्टी, किट्टी, किट्टी। उसने अपने गुप्त स्थान पर एक बार फिर पहुंचकर उसने दूसरा ब्राउन लिफाफा खोला और उसमें से टाइप किए हुए नए पृष्ठ निकाल लिए और पढ़ने लगी। एक विचित्र प्राणी। हेलो अगेन। जैसे कि कुछ तुम देख सकते हो, दर्शनशास्त्र का यह छोटा कोर्स आसान किस्तों में आएगा। कुछ और प्रारंभिक टिप्पणियां यह हैं। मैंने पहले भी कहा कि अच्छा दार्शनिक होने के लिए जिस एकमात्र चीज की जरूरत है वह है विस्मयक होने की क्षमता। यदि मैंने नहीं कहा तो मैं इसे फिर से कहूंगा। अच्छा दार्शनिक होने के लिए हमारे पास होनी चाहिए सिर्फ विस्मयक होने की क्षमता। शिशुओं में यह क्षमता होती है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कुछ महीने गर्भ में रहने के बाद वे रपटते हुए एक बिल्कुल नए यथार्थ जगत में बाहर आ जाते हैं, पर जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं, उनमें विस्मय की वह क्षमता क्षीण होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्या तुम जानती हो? अगर कोई शिशु पैदा होते ही बातचीत कर सकता तो संभवतः हमें बता सकता कि यह किस अद्भुत दुनिया में से आया है। उसकी यह अद्भुत दुनिया में कहाँ से आया है, कैसे आया है? उसकी तरह हम भी अपने इर्द-गिर्द विस्मय से देखते। जैसे वह धीरे-धीरे शब्द प्राप्त करता है, बच्चा सिर उठाकर देखता है और हर बार कुत्ता देखने पर कहता है बाऊ बाऊ। वह अपने वॉकर से उछलता कूदता है, अपनी बाहें लहराता है और बाऊ बाऊ बोलता रहता है। हम जो उम्र में बड़े और अधिक बुद्धिमान हैं, बच्चे के उत्साह से कुछ परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यह एक वाऊ वाऊ है, हम कहते हैं, जो अब कृपा शांत हो जाओ। हम मुग्ध नहीं होते, हमने पहले भी कुत्ता देखा है। थोड़ा और बड़ा होने पर वह अब कुत्ते के पास से गुजरता है तो वह उत्तेजित नहीं होता, पर इससे पहले वह शायद सैकड़ों बार वाऊ वाऊ के आश्चर्य मिश्रित आनंद को दोहरा चुका है। यही बात हाथी या एक हिप्पोपोटामस के बारे में भी होती है, किंतु बच्चे के ठीक से बोलना सीखने से बहुत पहले और दार्शनिक रूप से सोचना सीखने से बहुत पहले दुनिया उसके लिए मात्र एक आदत बन गई होती है। यदि तुम मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा यह एक बड़ी दुखद स्थिति है। मेरी चिंता यही है, प्रिय सोफी, तुम बड़ी होकर उन लोगों जैसी न बन जाओ जो दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार करके चलते हैं। अतः इसे सुनिश्चित करने के लिए हम विचारों के विषय में
कुछ प्रयोग करेंगे और उसके बाद ही इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तुम सोचोगी मैं तो एक असाधारण प्राणी हूँ। हाँ, मैं एक रहस्यमय प्राणी हूँ। तुम्हें लगता है मानो तुम एक वशीकरण नींद से जागी हो। मैं कौन हूँ? तुम पूछती हो। तुम जानती हो कि तुम इस ब्रह्मांड में एक ग्रह पर इधर-उधर भटक रही हो, किंतु यह ब्रह्मांड है क्या? यदि तुम समय को इस तरह खोज निकालो, तो समझ लो मंगल ग्रहवासी जैसे रहस्यमय प्राणी की को खोज लोगी। तुम न केवल अंतरिक्ष के एक प्राणी को देख पाओगी, तुम्हें अपने अंदर गहरे कहीं यह अनुभव होगा कि तुम स्वयं भी एक असाधारण प्राणी हो। मेरी बात समझ में आई न सोफी? अच्छा आओ, हम विचार का दूसरा प्रयोग करते हैं। नहीं, वैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी से मिलो। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि अन्य ग्रहों पर जीवन है या नहीं, किंतु शायद किसी दिन तुम्हारा समय से सामना हो जाए। एक दिन अचानक तुम ठिठक जाओ और समय को पूरी तरह एक नई रोशनी में देखो। एक दिन जंगल में चलते हुए यह भी हो सकता है तुम्हारे साथ। किंतु एक दिन सवेरे मम्मी पापा और 2 या 3 साल का छोटा टॉम्स रसोई में बैठे नाश्ता कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मम्मी उठकर सिंक की तरफ जाती है और पापा पापा ऊपर उड़ने लगते हैं और छत के नीचे हवा में तैरते हैं, जबकि छोटा टॉम्स उन्हें देख रहा है। सोचो यह टॉम्स ने क्या कहा होगा? शायद वह अपने पापा की ओर इशारा करके कहता है, पापा उड़ रहे हैं। टॉम्स निश्चय ही इस दृश्य से आश्चर्यचकित होगा, लेकिन वह तो प्राय चकित हो जाता है। पापा हर रोज इतनी अजीब-अजीब चीजें करते हैं। नाश्ते की मेज पर थोड़ी-सी उड़ान में उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। हर दिन पापा एक अजीब मशीन द्वारा गाड़ी बनाते हैं। कभी-कभी वह छत पर चढ़ जाते हैं और टीवी एरियल को घुमाते हैं, या वह गाड़ी का बोनेट खोल अपना सिर उसमें धँसा देते हैं और जब सिर बाहर निकालते हैं, तो मुँह पर कालिख लगी होती है। अब मम्मी की बारी है। टॉम्स की सुनकर एकदम तेज़ी से मुड़ती है। तुम सोचो, पापा की को रसोई की मेज के ऊपर तैरते देखकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुरब्बे का मर्तबान उस उसके हाथ से छूट जाता है और वह डर कर चीखती है। पापा के अपनी कुर्सी पर वापस आ जाने पर संभवतः उन्हें डॉक्टरी देखभाल की जरूरत पड़े। उन्हें अब तक बेहतर टेबल मैनर्स सीख लेने चाहिए थे। तुम सोचो, टॉम्स और उसकी माँ की प्रतिक्रिया अलग-अलग क्यों है? एक इस सब का कुछ संबंध आदत से है। इस पर ध्यान दो। मम्मी ने यही सीखा है कि लोग उड़ नहीं सकते, जबकि टॉम्स को अभी यह जानना है कि वह कभी वह अभी यह नहीं जानता कि आप दुनिया में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। किंतु सोफी, दुनिया की बात करें, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या दुनिया यह सब कर सकती है? तो वह कर रही है, जो वह कर रही है। दुनिया भी तो अंतरिक्ष में तैर रही है। दुःख की बात तो यही है कि हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, न केवल गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ही आदी होते हैं, अपितु थोड़े समय में ही दुनिया हमारे लिए एक आदत बन जाती है। ऐसा लगता है कि बड़े होने की लालसा में हम दुनिया के प्रति आश्चर्य करने की अक्षमता खो देते हैं और ऐसा होने के दौरान हम महत्वपूर्ण मूलभूत केंद्रीय अक्षमता खो बैठते हैं। ऐसी अक्षमता जिसे दार्शनिक पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। कहीं हमारे अंदर कोई चीज़ हमें बतलाती रहती है कि जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसका हमने यह एक एक समय अनुभव किया था। यह उस समय की बात है जब हमने कभी विचार करना विचार करना तक नहीं सीखा था। मैं इसे और संक्षेप में कहता हूँ, यद्यपि दार्शनिक प्रश्नों में हम सभी का सरोकार है, किंतु इससे हम सब दार्शनिक नहीं बन जाते। अनेक कारण से अधिकांश लोग रोजमर्रा के जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि संसार के प्रति उनका विस्मयकारी भाव पृष्ठभूमि में खो जाता है।
वे रेंगते हुए खरगोश के मुलायम फर में गहरे अंदर तक उतर जाते हैं, वहाँ आराम से खो जाते हैं और फिर सारा जीवन वहीं बने रहते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होने की उनकी क्षमता घटती प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम इसका कारण जानती हो? कल्पना करो, तुम एक दिन में जंगल में घूमने निकली हो, अचानक तुम्हें अपने सामने एक अंतरिक्ष यान दिखलाई देता है। वह छोटा-सा मंगल ग्रहवासी उस अंतरिक्ष यान के बाहर आता है और तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। अब वह तुम्हें देख रहा है। उस स्थिति में तुम्हारे मन में क्या विचार आएँगे? कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु क्या तुमने कभी इस तथ्य पर विचार किया है कि तुम स्वयं एक मंगल ग्रहवासी हो? बच्चों के लिए यह दुनिया और उसकी हर चीज़ नई है। कुछ ऐसी जो आश्चर्य को जन्म देती है। वयस्कों के साथ ऐसा नहीं है। अधिकांश वयस्क लोग इस दुनिया को जैसी है वैसी ही स्वीकार करके संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन निसंदेह दार्शनिक उनके उसके उल्लेखनीय पर अपवाद हैं। दार्शनिक कभी भी दुनिया का बिल्कुल आदी नहीं होता। उसे दुनिया कुछ अनुचित चौंकाने वाली एक पहेली जैसी दिखती है। इस प्रकार दार्शनिकों और बच्चों को में एक महत्वपूर्ण समान अक्षमता है। तुम चाहो तो कह सकती हो कि एक दार्शनिक जीवन भर एक नन्हे बच्चे जैसा जिज्ञासु बना रहता है। सोफ़ी, इसलिए अब तुम्हें स्वयं तय करना है कि क्या तुम ऐसी बच्ची हो जो अभी तक दुनिया से ऊबी नहीं है, या तुम ऐसी दार्शनिक हो जो प्रण कर चुकी है कि वह कभी ऐसी नहीं बनेगी। यदि तुम अपना सिर झटक दो और अपने आप को बच्ची और दार्शनिक दोनों में से कोई भी न मानो, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम दुनिया की इतनी आदी हो चुकी हो कि अब यह तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं करती। सावधान, तुम खतरे में हो। यदि और यही कारण है कि तुम्हें दर्शन शास्त्र का यह कोर्स प्राप्त हो रहा है। दुनिया के किसी भी दूसरे लोगों की तरह मैं तुम्हें कभी भी जिज्ञासाहीन, उदासीन नहीं बनने दूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जिज्ञासु मन सदैव सक्रिय रहे। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, इसलिए यदि तुम इसे पूरा नहीं करती, तो तुम्हें कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर भी किसी भी समय यदि तुम इस कोर्स को छोड़ना चाहो, तो तुम ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हो। उस सूरत में तुम्हें मेरे लिए यह संदेश मेल बॉक्स में छोड़ना होगा। एक जीवित मेंढक से काम हो जाएगा। कोई हरी चीज़ रहे तो ठीक, नहीं तो डाकिया डर जाएगा। सार रूप में कहूँ, एक जादुई टोपी से एक सफ़ेद खरगोश बाहर निकाला जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा खरगोश है। किंतु इसलिए जादू के करतब को दिखाने में अरबों वर्ष लग जाते हैं। सभी नश्वर प्राणी खरगोश के बालों के बिल्कुल किनारों पर पैदा होते हैं, जहाँ वे ऐसी स्थिति में होते हैं कि जादू के करतब की असंभवता पर आश्चर्य कर सकते हैं। किंतु जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वे फर के अंदर गहरे जाने में लग जाते हैं और अंदर पहुंचकर वे वही बने रहते हैं। वे वहाँ इतने आराम में होते हैं कि धीरे-धीरे वापस बाहर आने की जोखिम कभी नहीं उठाते। केवल दार्शनिक ही भाषा और अस्तित्व के बाहरी छोरों की चरम सीमा पर पहुँचने के जोखिम भरे अभियान पर निकलते हैं। उसमें से कुछ रास्ते में गिर पड़ते हैं, किंतु कुछ दुस्साहसपूर्ण इस अभियान में डटे रहते हैं और उन लोगों पर चिल्लाते रहते हैं जो आराम की कोमल नींद में गहरे पड़े हुए हैं, जिन्होंने स्वयं को जायकेदार भोजन और पेय पदार्थों से ठूंस लिया है। देवियों और सज्जनों, दार्शनिक चिल्लाकर कहते हैं, हम अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, किंतु नीचे रहने वालों में से कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। चरम आराम की स्थिति में नीचे पाताल की गहराई में रहने वाले लोग चिढ़कर कहते हैं कि जैसे कि कैसे परेशानी पैदा करने वाले लोग हैं, और ये कृपा मक्खन इधर मक्खन इधर सरका दीजिए। आज हमारे शेरों के भाव कितना ऊपर चढ़े, आज टमाटरों का भाव क्या है? क्या आपने सुना है
कि राजकुमारी डायना फिर माँ बनने वाली है। उन तीसरे पहर जब सोफी की माँ घर लौटी तो सोफी किसी गहरे मानसिक आघात की स्थिति में थी। उसने रहस्यमय दार्शनिक के पत्रों वाला डिब्बा गुप्त स्थान पर सुरक्षित छिपा दिया था। सोफी ने अपना होमवर्क शुरू करने की कोशिश की, किंतु वह बैठी केवल वही सोचती रही कि उसने पढ़ा क्या था। इतनी जोर से उसने पहले कभी नहीं सोचा था। अब वह बच्ची नहीं रह गई थी, किंतु वह अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि सोफी ने महसूस किया कि उसने खरगोश की आरामदेह फर के अंदर जाना पहले ही शुरू कर दिया था। बिल्कुल वही खरगोश जो विश्व की जादुई टोपी के से बाहर निकाला गया था, किंतु किंतु दार्शनिक ने उसे रोक दिया था। उसने क्या यह कोई स्त्री थी? सोफी की गर्दन के पीछे से पकड़ लिया था और उसे ऊपर उठाकर फर के छोर पर लाकर छोड़ दिया था, जहाँ यह बच्ची के रूप में खेला करती थी। और वहाँ से एक बार वह फिर दुनिया देख रही थी, मानो बिल्कुल पहली बार देख रही हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि दार्शनिक ने उसे बचा लिया था। अज्ञात पत्र लेखक ने उसे दैनिक जीवन की छोटी-छोटी निरर्थक हल्की-फुल्की बातों से बचा लिया था। अब 5 बजे मम्मी घर आई तो सोफी ने उसे खींचकर लिविंग रूम में आराम कुर्सी में धकेल दिया। मम्मी, क्या तुम ऐसा नहीं सोचती कि जीवित होना कितना आश्चर्यजनक है? उसने शुरुआत की। सोफी की बात सुनकर माँ एकदम चौंक गई कि एकाएक उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रोज जब वह घर आती थी तो सोफी प्राय होमवर्क कर रही होती थी। हाँ, मुझे भी कभी-कभी ऐसा लगता है, माँ ने कहा। कभी-कभी हम, किंतु क्या तुम यह नहीं सोचती कि दुनिया का इस तरह बने रहना कितना अद्भुत है? अच्छा सोफी, इस तरह बोलना बंद करो। क्यों? शायद तुम यह सोचती हो कि दुनिया बिल्कुल सामान्य है। क्यों, क्या यह नहीं है? सोफी ने महसूस किया कि दार्शनिक सही था। बड़े होने पर लोग यह मान लेते हैं कि दुनिया सदा से ऐसी ही थी और अपने नीरस अस्तित्व के वशीकरण में ऐसे सो जाते हैं जैसे लोरी गाकर सुला दिए गए हों। तुम दुनिया की इतनी आदी हो गई हो कि अब तुम्हें कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं लगता। तुम यह सब क्या बोल रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम सब चीज़ों की बेहद आदी हो गई हो। दूसरे शब्दों में एकदम मंद। तुम्हारा मेरे साथ इस तरह बात करना मुझे पसंद नहीं। ठीक है, मैं इसे दूसरी तरह से कहती हूँ। तुमने अपने आप को उस सफ़ेद खरगोश की फर में बहुत गहराई से लाकर रख दिया है, जिसे इस समय भी विश्व की जादुई टोपी से बाहर निकाला जा रहा है। और 1 मिनट में तुम आलू उबलने रख दोगी, उसके बाद तुम अखबार पढ़ोगी और फिर आधे घंटे की नींद के बाद तुम टीवी पर खबरें देखने लगोगी। उसकी माँ के चेहरे पर चिंता का भाव उभर आया। वह वाक़ई रसोई में गई और उसने आलू उबलने रख दिए। कुछ देर बाद वह लिविंग रूम में आ गई और माँ इस बार माँ थी। उसने सोफ़ी को आरामदायक कुर्सी से धकेल दिया। देखो, कुछ है इसके बारे में तुझे मुझे तुमसे आवश्यक बात करनी है, माँ ने शुरू किया। माँ की आवाज़ से सोफ़ी समझ गई कि यह कोई गंभीर मामला है। तुमने कोई नशीली दवा वगैरह तो नहीं ली है न, बेटी? सोफ़ी का मन हँसने को हुआ, किंतु फिर वह समझ गई कि इस समय यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। तुम्हारा दिमाग फिर गया कहाँ? सोफ़ी ने कहा। नशीली दवा तो तुम्हें और भी मंद मंद कर देती है। इसके बाद उस शाम नशीली दवाओं का या सफ़ेद खरगोशों की कोई चर्चा नहीं हुई। यहीं पे ख़त्म होता है हमारा दूसरा अध्याय और सोफ़ी के रिगार्डिंग ही तीसरा लेसन भी रहेगा और उसका नाम रहेगा पौराणिक कथाएँ या मिथक। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।